तो लोकसभा की कार्यवाही जारी है, सीधा रुख करते हैं। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 4 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Name at serial number 4 in today's list of business. आज रहेगी, प्रयास कर रहे हैं, ठीक कर देंगे। आइटम नंबर 5 डॉक्टर सुभाष सरकार। आइटम नंबर 1 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। With your permission, I move that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. मैं इस बिल के संबंध में कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ये पेपर ले करना अभी तो आपको आइटम नंबर 1 का 9 बोला ना आपने? 9 ओ 1। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 1 पर अंकित दस्तावेज, मेरे सामने अंकित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुभाष सरकार। मेघवाल जी को करा दो, आप ही कर दो आइटम नंबर 5। अध्यक्ष महोदय, मैं सुभाष सरकार के सामने अंकित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है, आपकी अनुमति से टेबल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to present the report number 74th and 75th Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's list of business serial number 6. आइटम नंबर 7 श्री रवनीत सिंह। आप बोलना शुरू करो, माइक चालू जाएगा। Speaker sir, I raise to lay on the table. Speaker sir, I rise to lay on the table the minutes of Hindi and English versions of the 11th sitting of the committee on absence of members from the sitting of the House as listed against my name at serial number 7 in today's order list. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री बी मेहताब जी। Sir, I rise to present the 51st report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development 2022-23 on the Employees State Insurance Corporation, applicability and benefits under ESI scheme, functioning of ESI hospitals and management of corpus fund relating to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, नई व्यवस्था है और नई व्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। इसलिए मेरा आग्रह है, आज सुबह भी 10 बजे से टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था। कल भी सुबह 10 बजे टेक्नोलॉजी के जो भी सीखना आना चाहें, इस पार्लियामेंट कैंपस में आमंत्रित हैं। टेक्नोलॉजी के कारण कुछ चीजें हो सकती है, आपको आवाज कम आए, उसको ठीक कर रहे हैं। नए घर में आते हैं तो, नए परिवार में आते हैं तो आप सब समझते हैं चीजों को। जी, Whether any paper circulation can be
circulated Okay. at least for few Okay. days. ठीक है। और इसीलिए इस नई व्यवस्था में सभी लोग आसन का सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो कुछ भी व्यवस्थाओं के अंदर आपको लगे मुझे बताएं। इस 2 दिन के बाद आपको व्यवस्थाएं और व्यवस्थित मिलेगी। जितना दिन 2 दिन में ठीक होगा आप कोशिश करेंगे, नहीं तो नए सत्र के समय सब व्यवस्थाएं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि नए प्रयोग में कुछ चीजें टेक्नोलॉजी को, हाँ वो भी सब विषय मेरे ध्यान में, और भी आप लिखकर मुझे डाल देना, मैं प्रयास करूंगा। आइटम नंबर 9। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट। संविधान 128 व संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। With your permission, sir, I move that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. The Constitution 128th Amendment Bill 2023। मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था, तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? अब इसके बाद जो सरकारें आई है, बाबा साहब के इस चेतावनी को भी ध्यान में ज्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजिक आर्थिक समानता लाने की, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट, एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट, एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं,
जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कि काफी कल भी चर्चा हुई, मैं थोड़ी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। उसके बाद वातावरण बना, दूसरी पार्टियों में भी प्रेशर आया। अब किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई। कई बार सर्वसम्मति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए। 12वीं लोकसभा के समय 98 में, 13वीं लोकसभा के समय 99 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। मैं ये हिस्ट्री इसलिए देना चाहता हूं कि बाद में फिर यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे उस समय, हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। फिर लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को तो ये बिल भी लैप्स हो गया। तो लोकसभा में तो कभी इनके पीरियड में चर्चा के लिए नहीं आया। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कल जो अननेसेसरी ये विवाद कर रहे थे, संविधान में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 107 के सब आर्टिकल 5 में प्रावधान है, यदि कोई बिल लोकसभा में लंबित है तो वह लोकसभा के विघटन के साथ ही लैप्स हो जाएगा। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसमें अगर सर्वसम्मति बने आपके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा। सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उनको हम जरूर ध्यान में लाएंगे, क्योंकि एक कविता के माध्यम से अभी का भाषण में समाप्त करना चाहता हूं। नारी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला, संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा, तुम मां भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगनी, तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी, तुमसे ही जीवन
पूर्ण हुआ। ये बिल पास करो जिससे ये हमारा प्रतिनिधित्व वाला मामला भी पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं चाहता हूं कि चर्चा प्रारंभ की जाए और सर्वसम्मति से बिल को पास करने का प्रयास किया जाए। आपको एक मिनट, आपको पूरी डिबेट पे पर्याप्त मौका दिया जाएगा, उस समय आप विषय रख देना। नो, श्रीमती सोनिया गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का इजाज़त दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को जमीन पर उतारकर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में
स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी का और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सर सी बात कह सकता है। प्लीज बैठिए। नो सर माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई?
महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। निशिकांत जी। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं, वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर। उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 का रहा है, ये 82 का रहा है। सर पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। इस पार्लियामेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या होगी सर? लोकसभा, राज्यसभा, लॉबी, सभी जगह सांसद बैठकर कानून पास करते रहे। भाई मरता था तो भाई का लाश जलाने के लिए कोई नहीं जाता था, पिता मरते थे तो पिता का लाश जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था। उस कोरोना से बचकर हम आए हैं 2 साल के बाद। आप कहते हो आपने क्यों नहीं कराया, आपने क्यों नहीं कराया? कितने लोग थे जो रोड पर घूम रहे थे, कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे, सारे जगह के ट्रेन बंद थे, सारे जगह की सब स्थितियां बंद थी। भागलपुर पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विकट परिस्थिति में था सर। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को बचा के लाए हैं। और सेंसस जो संवैधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे तो ये लागू होगा। आज आप कह रहे हो क्यों नहीं लागू किए? देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 2020 और 21 के माहौल के बाद, कोरोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था, कैसे सेंसस हो सकता था? और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, कोई असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेट घोषित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। यही तो इस बिल में है 334 से, जिसके बारे में कि माननीय कानून मंत्री जी कह रहे थे सर। लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंधन बनाया है सर, इंडी अलायंस, उसके सारे नेताओं का मैं भाषण पढ़ रहा था। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन 2 महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। यह बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं
कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? दूसरी बात जो है, ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं अध्यक्ष जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं और ये वर्षों से मेरे मन में था। इस पार्लियामेंट में 2 बार संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया। अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में 2 भयंकर घटना हुई इसी वेल में। 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी वेल में पीटा सर। 2 बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर, और उन्हीं के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर, और उसके सारे उदाहरण है कि 96 से लेके आज तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा। इनको सब कुछ पता है, ये देश संविधान से चलता है। हम एक गरीब परिवार के बेटे होकर इस पार्लियामेंट में आए हैं सर। जैसे मैंने बात कही कि मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। यदि बाबा साहब अंबेडकर का यह संविधान नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, उस दिन भी मैंने कहा कि आपने गांव नहीं देखा है, गरीबी नहीं देखा है, महिलाओं की स्थितियां नहीं देखी है। आपने जो जो कानून पास किए वो महिलाओं के खिलाफ है। यदि 498 आपने पास किया जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उसमें से है पुरुष से ज्यादा महिलाएं ही जेल में बंद हैं। डॉरी के केस में जिस तरह से आपने बनाया, आज यदि आपने कई एक कानून ऐसे पास किए हैं जिसमें लोग महिलाओं को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आपने महिलाओं को रोकने का प्रयास किया, महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और हम जो बिल लेकर आए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये इतिहास रचने जा रहा है, और ये जो ऐतिहासिक पल है, और स्पीकर साहब आपके जीवन का जो ऐतिहासिक पल है कि उस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, जिस पल में ये इतिहास बन रहा है वो केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम संविधान सम्मत काम करते हैं, और मेरा सबों से आग्रह होगा कि दल पार्टी से ऊपर उठकर जो ये संविधान आर्टिकल 82, 243D और 243T जिन आधार पर यह संविधान चलता है, उसके आधार पर श्रीमती कनिमोझी जी बिल 202